एल्कीन। एल्कीन का सबसे छोटा मेंबर एथीन। अच्छा, ये एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा शो करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आने से इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। sp2 होने से ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए ये हाइड्रोजन निकल सकता है तुलनात्मक एल्केन के एथेन की तुलना में एथीन का हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है क्योंकि हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में एथेन, एथीन, एथाइन का बहुत डिटेल वाला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। मेमोरी लेवल पे आपको पता होगा, जो मैं बताऊंगा वो सब पता होगा। मेमोरी लेवल यानी जो जितना एग्ज़ाम में आपको लिखना है और आपको पता है, तो क्या ज़रूरत है फिर एग्ज़ाम से अधिक बताने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैं कभी कभी क्वेश्चन करता हूँ आपसे, तो आप सटीक आंसर नहीं दे पाते हो, जो रटा रटाया बात है उसी को बताते हो। तो उन बातों को मैं समझाना चाहता हूँ जो रियलिटी उसके पास यानी वो प्रॉपर्टी रखता है। चाहे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में हम सभी 2-3 मेंबर की बात कर रहे हैं, एथेन, एथीन, एथाइन। तो एक एग्जाम्पल से हम पूरे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन है, रोटेशन है, एसिडिक कैरेक्टर है, इन सब बातों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। यानी कंसेप्ट को रियली वाला बताना चाह रहा हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। तो उसके लिए आज हम लिए हैं फिर से बॉल एंड स्टिक मॉडल। जो ब्लैक बॉल है वो क्या है? कार्बन। और जो रेड बॉल दिख रहा है उसको हाइड्रोजन। और जो रॉड दिख रहा है, आयरन रॉड है, वो बॉन्ड को बता रहा है। तो चलिए, जितना आप जानते हैं पहले उससे स्टार्ट करते हैं। कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बांटते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 3 तरह के हम आज बात करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जनरल फार्मूला आप जानते हैं, एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला है, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं या होल नंबर ऑफ इंटीजर है, यानी 1 2 3 4 5। एल्केन के लिए n=1 रख सकते हैं, यानी मिनिमम नंबर n=1 हो सकता है, यानी यहाँ पर n=1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर n=1 नहीं हो सकता, यहाँ स्टार्ट होगा 2 से। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच आप जानते होंगे डबल बॉन्ड होगा, तो सिंगल कार्बन किसके साथ डबल बनाएगा? तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर n=2 से स्टार्ट होता है। यहाँ भी सेम है कि n= कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा मेंबर मेथेन होगा और दूसरा मेंबर है एथेन। जबकि यहाँ इन दोनों एथीन और एथाइन में सबसे छोटा मेंबर एथीन और सबसे छोटा मेंबर एल्काइन के लिए एथाइन। जानते हैं कि कार्बन कार्बन जब एल्केन होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, वही है सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम यहाँ सिग्मा बॉन्ड क्लास 11th के लेवल से हम बात कर रहे हैं। और इसमें एक सिग्मा 1 पाई होता है और तीसरे में एक सिग्मा 2 पाई होता है। ये आप जानते हैं, इतना तो आपको रट लेते हैं या समझ लेते हैं, इतना पेपर पर जो बनाता है स्ट्रक्चर से ड्रा कर लेते हैं। अब आप बात करते हैं कि वाकई में जब स्पेस में एथेन होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं, तो कैसा होता है? क्या जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं या जैसा पेपर पर, पेन से पेपर पर बनाते हैं या किताब में देखते हो वैसा होता? नहीं होता है ऐसा। रियलिटी कुछ है, मतलब और है। ये देखिए, 2 कार्बन, जो ब्लैक बॉल है वो कार्बन है, उसके साथ टेट्राहेड्रली चारों एंगल 109 डिग्री पर जुड़े हुए हैं। चारों एंगल सभी एक 90 डिग्री नहीं है। कभी कभी हमारे स्टूडेंट या हम ही जब हम सीख रहे होते हैं तो हम सिखाने के पर्पज़ से इसको 90 डिग्री पे जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर सी ऐसे करके ये 90 डिग्री पर, ठीक है। ये एक्चुअली बॉन्ड बताने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, न कि इसका बॉन्ड एंगल के हिसाब से ऐसा है। तो ये बॉन्ड बनाने के हिसाब से सही है, लेकिन एंगल के हिसाब से सही नहीं है। समझाने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए सही होता है, स्ट्रक्चर के लिए सही होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ईच हर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो भी टेट्राहेड्रल। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सेंटर कार्बन है, इससे दिख रहा है कि आपको 120 दिख रहा है, लेकिन सभी एंगल कितने हैं? 109 डिग्री, 0.5 डिग्री है। यानी एक्चुअली हम पॉइंट हटा दें या 28 मिनट को हटा दें तो 109 डिग्री है, ठीक है। उस तरह से दूसरा भी कार्बन वही है। और इसका जो हाइब्रिडेशन है इस कार्बन का क्या है? sp3 है। तो sp3 वाला क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ये भी कार्बन क्या है? sp3 है।
ये भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल। यानी दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल, न कि पूरा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है। यानी दोनों कार्बन का जो सेंटर है, इन दोनों कार्बन सेंटर में sp3 ज्योमेट्री रखे हैं, दोनों कार्बन का ज्योमेट्री पूछा गया है, न कि एक कार्बन का पूछा जाता है, या एक कार्बन पूछा गया तब भी sp3 है, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं। जितने सेंटर होते हैं उतने ज्योमेट्री हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आया। अब ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल जुड़े होते हैं, बॉन्ड एंगल इतना हो गया। अच्छा, अब इनके बीच रोटेशन, कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। यानी जब आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे क्लास 11 में, तो ये क्या होता है, रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, रोटेशन। यहाँ पर देखिए, जब आप ऐसे कुछ देख रहे हैं, जैसे ये देखिएगा, ये तो एक मतलब जब पीछे वाला हाइड्रोजन आपके फ्रंट वाले हाइड्रोजन से क्या हो जाए, ढक जाए, कुछ ऐसा देखिए, ये देखिए, ये कि पीछे वाला कार्बन हाइड्रोजन दिखे ही ना, केवल 3, एक कार्बन दिखे, 3 हाइड्रोजन देख पा रहे हैं। तो ये कंडीशन आएगी जब आप फ्रंट से देखेंगे, तो ये हो गया क्या, क्या हो गया, इक्लिप्स्ड। क्या हो गया, इक्लिप्स्ड, आच्छादित। और जैसे ही ये इसको हम रोटेट करा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, देखिएगा अब सभी हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पीछे वाला कार्बन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 पीछे वाला दिख रहा है, ये आगे वाला 1 2 3 आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला देखिए 1 2 3। तो ये है स्टैगर्ड, क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया है, रोटेट किया है थ्रू सिग्मा बॉन्ड के जरिए, क्या किया, रोटेट किया, इनफाइनाइट रोटेट कर सकते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, सॉरी स्टीरियो नहीं, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो केवल एल्केन शो कर सकता है सिग्मा बॉन्ड के जरिए, क्या हो सकता है, इनफाइनाइट रोटेशन, यानी अनंत रोटेशन हो सकता है। चाहे 60 डिग्री घुमाइए, 30, कुछ भी एक एंगल घुमाइए, रोटेशन हो सकता है। तो आपने अभी देखा कि जब एक दूसरे को ढक लेता है पीछे वाला कार्बन को, तो ये होता है इक्लिप्स्ड, पीछे वाले ढक लेगा। एक ऐसे देखिएगा कि पीछे वाला कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे को ढक ले, ठीक है, ऐसे। फिर से मैं दिखा दूं, एक बार ट्राई करता हूं। ये देखिए, एक आंख से देखिए, ये हो गया इक्लिप्स्ड, और जैसे ही रोटेट करेंगे, ये देखिए स्टैगर्ड, यानी पीछे वाला न ढका हुआ पूरा पूरा दिखे तो स्टैगर्ड। ठीक है, तो हो गया भाई, एल्केन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है कि जब ये इक्लिप्स फॉर्म होता है, तो ये एटम, सभी 6 हाइड्रोजन एटम का डिस्टेंस जो होता है आपस में, वो नियरेस्ट होता है, यानी क्लोजर होता है। इसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस आने की वजह से इक्लिप्स वाला अनस्टेबल होता है, तुलनात्मक किससे, स्टैगर्ड वाले। स्टैगर्ड में जब दूरी नापेंगे, देखिए अभी इक्लिप्स फॉर्म बताते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को ढक रहा है आमने सामने, ठीक है, ऐसा वाला कंडीशन। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, पास पास होता है। देखिए अभी एक्चुअली मैं बताऊं एक मॉडल के हिसाब से, तो अभी है डिस्टेंस है 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 13.5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, स्टैगर्ड फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब 2 के बीच में एक हाइड्रोजन दिखे, 2 के बीच में हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये जो बॉन्ड एंगल देखिए, ये अब पूरा 15 सेंटीमीटर हो गया, देख रहे हैं ना, क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो दूरी बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी आपस में टकराव क्या हो गया, कम हो गया। टकराव कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। केमिस्ट्री का रूल है, पास रहेंगे तो रिपल्सन करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो स्थायित्व तो कम कर देते हैं, और दूर रहेंगे तो स्थायित्व तो बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं स्टैगर्ड वाले, इक्लिप्स वाले में ये डिस्टेंस क्या है, देख रहे हैं, ये है। और जब हम स्टैगर्ड कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ने से स्थायित्व तो बढ़ जाता है, दूरी बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़े, जिसे वेस्पर थ्योरी पढ़े होंगे आप, समझ में आया। अब हम एल्कीन की बात करते हैं। तो ये इतना एल्केन के बारे, एथेन के बारे में पता हो चल गया कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन में एथीन की बात करते हैं। तो कितने कार्बन होंगे भाई, 2 कार्बन इसमें भी है। एथ का मतलब ही है 2 कार्बन, सब में एथ 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 लगा, देखिए मैंने ई कैपिटल से लिखा है एथ एथ एथ, लेकिन इसमें सफिक्स क्या लगा है, एन, इन, आइन। तो सफिक्स लगने का मतलब है कि एन का मतलब सिंगल है, इन का मतलब डबल है, आइन का मतलब ट्रिपल है।
अब हम इसको सिंगल से डबल बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा इसको मैं लूज वाला स्टिक लेने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वक्त देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए, अब एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2। इस कार्बन से 2, इस कार्बन से 2। रेड वाले बॉल हाइड्रोजन है, ब्लैक वाले बॉल कार्बन है, और इन दोनों के बीच कितना बॉन्ड दिख रहा है? डबल बॉन्ड, यानी एक सिग्मा एक पाई होगा। तो जब हम ज्योमेट्री पेपर पर बनाते हैं या बोर्ड बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और इनके बीच कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है। क्या है? एक सिग्मा है और एक पाई है। तो ये, अच्छा, इनका बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री होने से क्या है, इसका लाभ क्या है कि सभी के सभी चारों एटम यानी एक तल में होंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। एक तल का मतलब एक प्लेन में, ठीक है। ये देखिए, एक ही प्लेन में चारों एटम होंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। देख रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी एटम, चारों एटम सब के सब एक प्लेन में है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर है। और हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी sp2। तो हाइब्रिडेशन देख लिए, ज्योमेट्री देख लिए, बॉन्ड एंगल देख लिए, और सिग्मा और पाई बॉन्ड बनना कैसे होता है देख लिए कि सिंगल बॉन्ड होता है तो कैसे होता है, और पाई बॉन्ड बनता है सिंगल और सिग्मा और पाई के साथ तो कैसा हो जाता है। देख रहे हैं ना, टेट्राहेड्रल कोई नहीं है अब ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 डिग्री पर जुड़े हुए हैं। और अब ये रोटेशन हो सकता है क्या? अब हम इसको रोटेट करना चाहें, जैसे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हमने रोटेट किया एल्केन को या एथेन को, तो क्या हम इसको रोटेट कर पाएंगे? इसमें कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो टूट सकता है, बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो हम इसको रोटेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, रोटेट नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखिएगा कि एल्कीन या एल्काइन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, केवल एल्केन शो करता है। ठीक है, तो अब हम एल्कीन के बारे में समझ गए। ये है आपका एल्कीन। एल्कीन का सबसे छोटा मेंबर एथीन। अच्छा, ये एसिडिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा शो करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आने से इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। sp2 होने से ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए ये हाइड्रोजन निकल सकता है। तुलनात्मक एल्केन के एथेन की तुलना में एथीन का हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। sp3 एल्केन में था, एथेन में, और एथीन में sp2 है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए ये क्या हो सकता है, ऐसे यहाँ से ये वाला बॉन्ड नहीं निकलेगा, ये वाला निकलेगा, हाइड्रोजन केवल निकलेगा ये, यानी इस पर माइनस चार्ज आ सकता है, इस पर प्लस, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो एसिडिक होगा। जो हाइड्रोजन निकाल सकता है वो एसिडिक कैरेक्टर होता है। ठीक है ना। चलिए अब एथाइन की बात करते हैं कि एथाइन कैसे स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री समझते। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इसकी ज्योमेट्री यानी बॉन्ड कितना है, दोनों कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है। जैसा कि आप पेपर पर लिखते हैं या अपने कॉपी पर लिखते हैं या किताब में देखते हैं, तो उसमें एक सिग्मा है, बीच वाला मान लेते हैं सिग्मा बॉन्ड है, और ऊपर और नीचे क्या है, पाई है। ठीक है, और इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर, हर एक कार्बन का ज्योमेट्री आकृति कैसा होगा, लीनियर यानी रेखी। हाइब्रिडेशन की बात करें कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, इसका भी sp। हाइब्रिडेशन किसका पूछा जाता है, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, और इसका ज्योमेट्री कैसा है, लीनियर है, यानी देखिए सभी के सभी एटम कहाँ है, एक लाइन में है, इसलिए लीनियर को बोला जाता है। देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए एक लाइन में है ना, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर। कितने बॉन्ड है, 1 2 3, और हाइब्रिडेशन क्या है, sp, और sp वाला हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। अच्छा, एंगल कितना होता है, दोनों कार्बन दो एंगल क्या होता है, 3 एटम के बीच का एंगल, तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री। यानी आप ये कह सकते हैं ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 180 डिग्री है, ये भी एंगल 180 डिग्री है, जबकि इसमें क्या था, 120, इसमें कितना था, 120, इसमें कितना था, 109 डिग्री, इसमें कितना है, 109
9 डिग्री, इसमें 120, इसमें 180, तो लीनियर है। अच्छा, क्या रोटेशन संभव है? क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कन्फर्मेशन आइसोमरेशन संभव है? क्या तो रोटेट कराएंगे तो टूट जाएगा बॉन्ड, तो ये एल्किन रह ही नहीं पाएगा, एल्काइन रह ही नहीं पाएगा, तो रोटेशन यानी कन्फर्मेशन आइसोमरेशन नहीं शो करता है। अब दूसरी बात है कि ये इसकी तुलना में ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है? तो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि हाइब्रिडेशन जैसे जैसे एस कैरेक्टर, देखिए एस कैरेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 पी है, यहाँ पर 2 पी है, यहाँ 1 पी है, तो यहाँ पर यस तो सब में एक बराबर था, लेकिन एस का मान, एस का कैरेक्टर परसेंटेज बढ़ रहा है, पी का कैरेक्टर घट रहा है। समझ रहे कैसे? क्योंकि ये समझिए कि 100 में यहाँ पर 100 को बांटना है 4 भाग में, कितना को? 100 को 4 भाग में बांटना है। तो इस एथेन वाले में यस कितना था? 25, और 75% कितना था? पी कैरेक्टर, क्योंकि पी 3 था, पी कितना था? 3 था, नहीं दिख रहा है वहाँ पर? यहाँ पर देख लीजिए, नीचे देख लीजिए। 100 को हमें 4 जगह बांटना है, क्योंकि एस 1 है, पी 3 है, तो 4 जगह बांटना है। तो 100 का कितना परसेंट एस में जाएगा? 25%, और पी में कितना जाएगा? 75%, तो ये एस कितना है? 25 है। और यहाँ पर देखते हैं इस वाले में sp2 है, तो p कितना है? 2 भाग, तो ये कितना है? तो 3 भाग में बांटना है, तो 33% क्या है? s है, और 66% क्या है? p है, क्योंकि यहाँ 2 भाग है। यहाँ पर p कितना था? p कितना था? 3, और यस कितना था? 1, sp3, यस 1 भाग और p 3 भाग, तो ये 75 और ये 25। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S भी 1 है, P भी 1 है, तो कितना परसेंट ये है? 50% ये है और 50% ये है, तो दोनों 50-50%। इसका मतलब यहाँ S कैरेक्टर ज़्यादा है, तो अम्लीय प्रवृत्ति यानी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो क्या क्रम होगा? एल्केन एथेन से ज़्यादा एसिडिक एथीन होगा, एथीन से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर एथाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp है, और जबकि एथेन वाले का sp3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी एसिडिक कैरेक्टर बताया जा सकता है कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एस का परसेंटेज बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। बात समझ में आया? तो ये 11th के लेवल पे बात कर रहा था मैं। तो आपने देखा अभी एथेन, एथीन, एथाइन का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल, और एंगल कैसे बदलता जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो 3D मॉडल से समझने का मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानने की इच्छा रखते हैं। ऐसे रटा रटाए तो पेपर और पेन पेपर से हम बना पाएंगे, लेकिन एक्चुअल शेप जब दिमाग में जाता है तो ज़्यादा कंसेप्ट सीखने को मौका मिलता है, यानी ज़्यादा गहराई आती है, सीखने में इंटरेस्ट आता है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।